हेलो फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की नई सीरीज़ शुरू हो रही है। ये सीरीज़ बिल्कुल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मदद करेगी। इसके साथ ही लॉन्च हो रहा है 1000 एमसीक्यूज़ ऑफ पॉलिटी। देखिए, एक बार आप बुक को पढ़ेंगे और साथ साथ में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ मिलके आपके लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड तैयार करेंगी, जिससे कि आप प्रीलिम्स और मेंस में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में रहेंगे। इसके साथ ही मेंस के जो बीच बीच में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगी। इसके साथ ही आपको करना क्या है कि आपको एक बुक आपके पास ख़रीद के रखनी है और साथ में एक मार्कर रखना है। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी उस वैसे वैसे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रिविज़न कर रहे होंगे तो वो पॉइंट्स, हाइलाइटेड पॉइंट्स जो होंगे वो आपकी मदद करेंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो आप किताब के ही जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर लिख लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, लक्ष्मीकांत बहुत ही मोटी किताब है और इसके नोट्स बनाने बहुत मुश्किल हैं। और इवन आप नोट्स बनाने में जितना टाइम कंज्यूम करेंगे उतने टाइम में तो आपके मल्टीपल टाइम रिविजन्स हो जाएंगे। इस बुक को हम देखते हैं। देखिए, इस बुक में 11 पार्ट है। लगभग 800 पन्नों की ये किताब है। इसमें पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा क्या है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके ढांचे को बनाती हैं। इसमें 11 चैप्टर्स हैं। इनमें फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है। हमारे देश में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के दौरान ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। देखिए, ब्रिटिश ने जो भी कानून बनाए थे वो अपने लिए बनाए थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है वो धीरे धीरे बनता गया और बाद में आज़ाद भारत ने उस ढांचे का बहुत सारा पार्ट अपना लिया। तो देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट्स हैं, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है कंपनी रूल वो 1773 से लेकर 1858 तक है और दूसरा 1858 से लेके जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक है। तो इस लेक्चर में हम कंपनी रूल के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपनी रूल के दौरान लगभग इतने एक्ट्स आए थे। इन एक्ट्स में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो कंपनी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान उन्होंने जो कानून बनाए वो धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को उसने इवॉल्व किया। तो हम देखेंगे कि इन एक्ट्स में किस तरह से क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला एक्ट है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग नाम से ही जाहिर है कि ये किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो किस चीज़ को ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। और रेगुलेट कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कंपनी को रेगुलेट करने की। देखिए, इसके बैकग्राउंड में हम चलते हैं। ये एक्ट आया था 1773 के अंदर और 1773 तक बक्सर का युद्ध हो चुका था और बंगाल के ऊपर कंपनी का शासन हो गया था। वहाँ पे उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट एक व्यवस्था लागू करी, जिसके अंदर की जो कि स्टेट का जो भी रख रखाव था वो तो बंगाल के नवाब के पास था, लेकिन जो रेवेन्यू के राइट्स थे वो कंपनी के पास आ गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ गया था और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो करप्ट हो गए। तो क्या हुआ कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके पास तो वेल्थ ग्रो होती रही और कंपनी बैंकरप्सी की कगार पे आ गई। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट था। इससे पहले कंपनी ने अपनी पूरी मनमानी करी, युद्ध किए, पॉलिटिकल अलायंस किए, लेकिन अब जाके ब्रिटिश क्राउन को होश आया कि कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। इनको कैसे अलग किया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था जो कि लंदन में बैठता था, जो कंपनी की पॉलिसीज़ बनाता था। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये मैंडेट किया कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स में उसको क्राउन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसमें क्राउन का इंटरफेरेंस हो जाएगा कि जो भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स हैं उनमें अब क्राउन का भी कुछ से होगा। आगे इसने क्या किया कि फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये जितने भी एक्ट्स हैं इनमें ट्रेस करते हुए चलेंगे कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन आप देखेंगे सारे एक्ट्स के अंदर, धीरे धीरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया और इसकी फाउंडेशन रखी गई थी रेगुलेशन एक्ट के अंदर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और तीनों इंडिपेंडेंट काम कर रही थी एक दूसरे से।
इसलिए ऐसा भी होता था कि कई कई बार एक जो प्रेसिडेंसी किसी राज्य से ट्रीटी करती थी उसको दूसरी प्रेसिडेंसी नहीं मानती थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल और बंगाल बना दिया और ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो गया और बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन ला दिया, यानी कि एक तरह का सेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो ये फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट देखिए पहले भी कोर्ट्स हुआ करते थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स, अलग तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग कोर्ट थे, लेकिन उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट को बिठा दिया गया उनको रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा जो कंपनी के जो सर्वेंट्स होते थे उनकी प्राइवेट ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो, ना कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो, और ब्राइब को भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया। आगे एक्ट देखते हैं कि आगे कौन सा एक्ट है। इसके बाद आया 1781 का अमेंडिंग एक्ट। देखिए ये अमेंडमेंट किया गया था 1773 के ही एक्ट में। अच्छा, ऐसा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, उन दोनों के बीच में ज्यूरिसडिक्शन को लेकर क्लैशेज होने लग गए थे। तो यहाँ पे इस एक्ट में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया और गवर्नर जनरल को शक्तियाँ दे दी गई। इसमें सबसे पहला काम ये किया गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे उनमें उनकी जो अपील्स जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको गवर्नर जनरल इन काउंसिल की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया, यानी कि जो अपील्स होंगी अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल में होंगी। कलकत्ता के जो लोग थे उन पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन बना रहा और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों अलग अलग लॉज पे उनका जो भी केसेस होते थे उनको सॉल्व करना होता था। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी, आजकल जो चलता रहता है यूनिवर्सल सिविल कोड को लेके बहुत चर्चा रहती है कि सभी धर्मों के लिए एक तरह का सिविल कोड होना चाहिए। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को एनकाउंटर करें तो आप इसकी रूट्स को दिखाएं कि ये ब्रिटिश टाइम में भी इसी तरह के लॉज फॉलो होते थे कि हिंदूज़ के लिए अलग लॉज और मुस्लिम के लिए अलग लॉज, और ये लेगेसी अभी तक चली आ रही है। आगे देखते हैं, गवर्नर इन जनरल जो काउंसिल थी वही अब रेगुलेशंस बनाएगी प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए, यानी कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को कम कर दिया गया। आगे देखते हैं, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स ने पार्लियामेंट में रखा था। इसमें पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। कैसे अलग किया गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही जाहिर है कि ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो ये किसे कंट्रोल करेगा? कंपनी को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा कि कंपनी को अपने जो भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स हैं उनको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा क्राउन को। तो आप देखिए किस तरह से कंपनी को किस तरह से ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल और या गवर्नेंस लागू किया गया। ये वही है कि एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्राउन का प्रतिनिधि होगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के प्रतिनिधि थे। इसी को ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बोला है। आगे देखते हैं, उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके अंदर क्या किया गया कि जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उस पर गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर्स दे दिए गए, यानी कि वो काउंसिल के किसी भी मंतव्य को खारिज करके अपनी मनमर्जी कर सकता है। गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के ऊपर और पावर्स दिए गए। ये देखिए सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी टू बी एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स। 20 साल के लिए मोनोपोली को और बढ़ा दिया गया। 1600 ईस्वी में जब चार्टर दिया गया था, उस चार्टर का मतलब यही था कि इंडिया की ट्रेड पे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार होगा, यानी वहाँ पे और कोई भी ब्रिटिश कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो उस मोनोपोली को और 20 साल बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और उनका जो स्टाफ होता था जो कि लंदन में बैठते थे, उनका जो रेवेन्यू अब उनकी जो सैलरीज हैं, उनके जितने भी खर्चे हैं वो अब इंडियन रेवेन्यू से जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू होती है ड्रेन थ्योरी कि हमारे देश का जो पैसा है वो किस तरह से ब्रिटेन में जाना शुरू हुआ, इस एक्ट के थ्रू शुरू हुआ, और ये चला 1919 तक। उसके बाद कंपनी क्राउन ने ये कहा कि कंपनी को 5 लाख पाउंड्स हर साल इंडियन रेवेन्यू से क्राउन को देने होंगे। तो आप देखिए किस तरह से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो इंडिया से पैसे हड़पना चाह रही है। इसमें देखिए धीरे धीरे कंपनी का जो शासन है वो सबॉर्डिनेट होता जाएगा हर एक एक्ट में। आगे देखते हैं, आगे कौन सा एक्ट है। 1813 का एक्ट आया उसके बाद। इसने क्या किया कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी को अबॉलिश कर दिया। देखिए ट्रेड ऐसा क्यों किया उन्होंने
कि ब्रिटिश का जो क्राउन था उसके ऊपर ब्रिटेन की जो ट्रेडर्स थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप इंडिया का जो मार्केट है वो बाकी ट्रेडर्स के लिए भी खोलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रांस में जो नेपोलियन थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की एंट्री को बंद कर दिया था यूरोप के अंदर, जिससे ट्रेडर्स के पास में मार्केट लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से क्राउन को ये ट्रेड मोनोपोली ख़त्म करनी पड़ी और बाकी ट्रेडर्स के लिए मार्केट को खोलना पड़ा। इसमें चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड होता था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सॉवरेनिटी को कंपनी की टेरिटरीज़ के ऊपर असर्ट किया गया। देखिए इसमें भी वही हो रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है कंपनी से अथॉरिटी को। क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे गए, वेस्टर्न एजुकेशन को लागू किया गया और लोकल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है, ऐसा एक प्रावधान दिया गया। देखिए ये जो तीनों प्रावधान आप देख रहे हैं इनमें आप एक चीज़ गौर करिए कि ये तीनों प्रावधान आगे जाके 1857 की क्रांति में रिसेंटमेंट का कारण बनेंगे। कैसे? जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उनके आने से, उनके धर्म प्रचार करने से भारतीयों को ऐसा लगा कि हमारे धर्म के ऊपर आघात हो रहा है, तो इससे रिसेंटमेंट बढ़ा। वेस्टर्न एजुकेशन हमारे कल्चर से मेल नहीं खाती थी, इसने भी रिसेंटमेंट को बढ़ाया। और जो लोकल गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करने की शक्तियाँ दी गई थी। देखिए जो किसान थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन थे, क्योंकि उनके ऊपर ब्रिटिश जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहले से ही बहुत टैक्स लगाती थी। ऊपर से लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स इम्पोज करने का अधिकार दे दिया गया। आगे का एक्ट देखते हैं। इसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि और भी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड्स विलियम बेंटिक। इन्हें सिविल और मिलिट्री दोनों के अधिकार दे दिए गए, और मिलिट्री से मतलब है कमांडर एंड चीफ बना दिया गया। मिलिट्री भी जो है वो गवर्नर जनरल के ही बिल्कुल अधीन हो गई। अथॉरिटी ओवर एंटायर इंडिया, यानी कि एंटायर इंडिया की जितनी भी टेरिटरी थी वो उसकी अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। यानी बाकी की जो दो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, वो भी उनकी टेरिटरी भी अब सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था, यानी इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का ही उनके ऊपर अधिकार हो गया। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन अवे, यानी ले ही लिया गया कानून बनाने की शक्ति को। अब की बार, पहले तो धीरे धीरे कम कर रहे थे, अब की बार उन्होंने उसे खारिज ही कर दिया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज कोई भी कानून नहीं बना सकती। जो कानून गवर्नर जनरल बनाएंगे वही उनके ऊपर लागू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं कि भाई ऐसा कानून बनाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल कंपनी की तरह पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव से बना दिया गया। यानी कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है कि अब वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही जो इंडिया में काम है रख रखाव के वही करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के काम। कमर्शियल कंपनी की तरह उसका अब कोई भी काम नहीं होगा। ओपन कॉम्पिटिशन्स फॉर सिविल सर्विसेज का एक प्रावधान इसके अंदर था, लेकिन ये लागू हुआ था 1853 के एक्ट में। आगे देखते हैं। इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब क्या है कि जो कानून बनाने से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनको अलग कर दिया गया। और कानून बनाने के लिए एक अलग से 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बना दी, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। एक मैकॉले कमेटी बनाई गई जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को ठीक से जिसने लागू किया। कंपनी रूल जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट एनी टाइम लाइन। देखिए ये फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जितने भी चार्टर एक्ट्स आए थे उसमें 20-20 साल के लिए वो कंपनी रूल को बढ़ा रहे थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कोई भी टाइम नहीं दिया। इसका मतलब ये था कि जब भी ब्रिटिश क्राउन चाहे वो तभी कंपनी रूल को एंड कर सकता है, और उसे ऐसा मौका मिल गया 1857 की क्रांति होने से। तो उन्होंने तुरंत 1858 में एक एक्ट लागू कर दिया जिसके तहत जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के सीधे अंडर में आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके टाइप कीजिए पूजा व्यास ऑफिशियल, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।